शुभाशीष बच्चों, कक्षा 7 की सामाजिक विषय की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन से इतिहास के पाठ 14 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है मुगलकालीन समाज और संस्कृति। इस भाग को जानने से पहले बच्चों हम यह जान लेते हैं कि हमने पिछले भागों में क्या क्या जाना था। हमने जाना था मुगलकालीन सामाजिक व धार्मिक स्थिति के बारे में विस्तार से जाना था। हमने जाना था कि मुगलकालीन समाज में कई जातियां और उपजातियां थी और समाज कई वर्गों में बटा हुआ था। मुगलकालीन सामाजिक जनजीवन के बारे में हमने विस्तार से जाना था। साथ ही साथ हमने मुगलकालीन संस्कृति और स्थापत्य कला का अध्ययन किया था। हमने आगरा का किला, जोधाबाई का महल, हुमायूं का मकबरा, अकबर का मकबरा, ताजमहल, पंचमहल तथा मुगलकालीन बाग बगीचों के बारे में विस्तार से जाना था। अकबरकालीन ऐतिहासिक इमारतें। बच्चों, अकबर ने अपने समय में कई ऐतिहासिक इमारतों का भी निर्माण कराया था। आइए जानते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी इमारतें बनवाई थी। आगरा के लाल किले में स्थित दीवाने आम, इसका निर्माण अकबर के समय में हुआ था और यहाँ पर अकबर आम जनताओं से मुलाकात करता था, उनकी शिकायतों को सुनता था। आगरा के लाल किले में स्थित दीवाने आम का भी निर्माण अकबर के काल में हुआ था, यानी कि आगरा के किले में दीवाने आम का भी निर्माण कराया गया था। और वहां पर क्या हुआ था कि जो बादशाह थे वो मंत्रियों से शासन संबंधी चर्चा किया करते थे। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह का जो निर्माण है वो अकबर के समय में हुआ था, लेकिन बाद में शाहजहां ने इसको संगमरमर में परिवर्तित कर दिया। जोधाबाई का महल। जोधाबाई का महल अकबर ने फतेहपुर सीकरी में कराया था और फतेहपुर सीकरी नगर अकबर को बहुत ही प्रिय था और उसने उसको अपनी राजधानी भी बनाया था। तो उसने जोधाबाई के महल फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। हवा लेने के लिए पंचमहल। हवा लेने के लिए उसने पंचमहल का निर्माण कराया था और इसका निर्माण भी उन्होंने कहाँ कराया था? फतेहपुर सीकरी में कराया था। बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजे का निर्माण भी अकबर ने फतेहपुर सीकरी में कराया था और इस दरवाजे का निर्माण उसने अपनी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, यानी कि जब गुजरात ने विजय की थी तो उसके उपलब्धि के आधार पर या उसकी याद के आधार पर उसने बनवाया था। शाहजहां के काल की ऐतिहासिक इमारतें। अब शाहजहां ने अपने काल में कई ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण कराया जो अपनी सुंदरता में बेजोड़ थे और विश्व में भी प्रसिद्ध थे। तो पहला चित्र कौन सा है? आप सभी जानते हो, यह चित्र किसका है? ताजमहल का चित्र है। और ताजमहल को जो है कहां बनवाया था? आगरा में। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरा में कराया था और इस इमारत का निर्माण उसने अपनी पत्नी मुमताज महल के याद में कराया था। और यह जो है इमारत सफेद संगमरमर से बनी है और विश्व में भी प्रसिद्ध है। लाखों पर्यटक इसको देखने के लिए देश और विदेश से आते हैं। फिर है लाल किला। लाल किले का निर्माण शाहजहां ने दिल्ली में कराया था और ये एक ऐतिहासिक इमारत है और यहाँ पर कई ऐतिहासिक इमारतों का भी निर्माण हुआ था। जामा मस्जिद। जामा मस्जिद को शाहजहां ने दिल्ली में इसका निर्माण कार्य शुरू कराया था और ये मस्जिद बहुत ही बड़ी मस्जिद है और सुंदर मस्जिद भी है बच्चों। दीवाने आम यानी कि दीवाने आम का निर्माण शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले में कराया था और दिल्ली के लाल किले में उसने जो है इसका निर्माण कराया था। और यहाँ पर जो है दीवाने आम जो है एक बहुत ही खूबसूरत इमारत है और यहाँ पर शाहजहां जो है जो अपने जनता से उसकी फरियादों को सुनते थे। दीवाने खास।
दीवाने खास का निर्माण भी शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले में कराया था और दिल्ली के लाल किले में ये जो दीवाने आम है इसका निर्माण कराकर वो वहां पर मंत्रियों से और राजदूतों से मिलता था। आज हम जानेंगे इस पर जानते हैं। तो आज हम जानेंगे मुगलकालीन चित्रकारी के बारे में, मुगलकालीन संगीत के विकास को समझेंगे, मध्यकाल में यातायात के लिए साधनों का अध्ययन करेंगे, मुगलकालीन प्रमुख घटनाएं तथा तिथियों को भी जानेंगे। चित्रकारी। मुगल बादशाहों को चित्रकारी का भी बहुत शौक था और उन्होंने चित्रकारी के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान दिया, यानी कि उन्होंने बहुत इस पर ध्यान भी दिया। उन्होंने भारतीय जीवन से जुड़े प्रसंग तथा प्राकृतिक दृश्यों का चित्रकारी में समावेश किया, जैसे दरबार, शिकार तथा युद्ध के दृश्यों का। उन्होंने फारसी कथाओं को चित्रित कराने के अलावा महाभारत का फारसी में अनुवाद कराया। ऐतिहासिक रचना अकबरनामा तथा दूसरी पुस्तकों को भी चित्रों से सजाया, यानी कि उन्होंने जो पुस्तकें को उन्होंने फारसी में अनुवाद कराया उनको चित्रों से भी सजाया था। उन्होंने भारतीय रंगों जैसे मयूरी नीले रंग तथा लाल रंग का अधिक प्रयोग किया और साथ ही साथ मुगलों ने अपनी चित्रकारी में ईरानी शैली में सपाटपन के स्थान पर भारतीय कूची की गोलाई का प्रयोग किया, जिसे त्रिआयामी चित्र बनने लगे। अकबरनामा अबुल फजल ने अकबरनामा व आईने अकबरी जैसे ग्रंथों की रचना की थी। ये इतिहास, दर्शन व एवं साहित्य के विद्वान थे। यह अकबर के नवरत्नों में से एक थे। त्रिआयामी चित्र। यह चित्र हुमायूं के काल की अनुपम देन है और यह चित्र 1.15 वर्ग मीटर कपड़े का बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि मुगल परंपरा की देन है, जिसमें तंबुओं पर वे चित्र बनाया करते थे। यानी कि मुगल काल में क्या होता था, जो तंबू होते थे उसको भी चित्रों से सजाया जाता था। पुर्तगाली पादरियों की चित्रकारी। अकबर के अधीन पुर्तगाली पादरियों ने दरबार में यूरोपीय चित्रकारी का समावेश किया। उनके चित्रों में दूर दिखने वाली आकृतियों का छोटा दर्शाने के सिद्धांत को अपनाया गया। इससे आकृतियां अपने सही परिवेश में सामने आती थी। जहांगीर के काल की चित्रकारी। जहांगीर जो है चित्रकारी का बहुत ही बड़ा शौकीन था, यानी कि उसको चित्रकारी का बहुत शौक था और वो चित्रकला का बहुत बड़ा पारखी भी था। वो यह बता सकता था कि विभिन्न चित्रकारों द्वारा, यानी कि बहुत सारे चित्रकारों द्वारा अगर किसी एक चित्र को कई चित्रकारों ने मिलकर बनाया है तो वो यह बता सकता था कि किसने हाथ को बनाया है, किसने मुंह को बनाया है और किसने पैरों को बनाया है। जहांगीर के काल में चित्रकारी का विकास बुलंदियों तक पहुंचा। जहांगीर के शासनकाल में मनुष्य की एकल आकृतियों और पशुओं की आकृति के चित्रण में विशेष प्रगति हुई। राजस्थानी शैली की चित्रकारी में पश्चिम भारतीय या जैन शैली के पूर्ववर्ती परंपराओं का मिश्रण चित्रकारी की मुगल शैली के साथ किया गया है। इसमें पुराने विषयों का समावेश किया गया, यानी कि पुराने विषयों को भी जोड़ा गया है। इस शैली की चित्रकारी में शिकार के दृश्यों के अलावा राधा कृष्ण की प्रेम लीला, 12 मासा अर्थात वर्ष के विभिन्न मौसम और रागों को भी चित्रण को स्थान दिया है। पहाड़ी शैली में भी इन परंपराओं को जारी रखा था। तो ये जो चित्र आप देख रहे हो बच्चों, ये जहांगीर के समय के चित्र हैं, जो एकल चित्र हैं। संगीत। मुगल कला प्रेमी थे और उन्होंने संगीत के क्षेत्र में भी योगदान दिया। संगीत संस्कृति जीवन का एक और क्षेत्र था और जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों ने एक दूसरे से सहयोग किया।
अकबर ग्वालियर के प्रसिद्ध गायक तानसेन का संरक्षक था और तानसेन जो थे वो अकबर के नवरत्नों में से भी एक थे। तानसेन ने कई रागों की रचना की और रचना करके उन्होंने उसको तानसेन ने कई नए रागों की रचना की, यानी कि उनको कई रागों को रचना करने का श्रेय दिया जाता है। आईने अकबरी में 36 संगीतकारों के नाम हैं। औरंगजेब द्वारा आयोजित संगीत को पसंद नहीं करता था, यानी कि औरंगजेब जो था दरबार में जो संगीत होता था उसको उसने प्रतिबंध लगाया हुआ था, लेकिन वो स्वयं सिद्धस्थ वीणा वादक था। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकों की रचना औरंगजेब के शासनकाल में ही हुई थी। अकबर के नवरत्न। अकबर विद्वानों का आश्रयदाता था और विद्वानों से चर्चा करता रहता था। उनके दरबार में अनेक प्रसिद्ध विद्वान भी थे, जैसे कि मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुमाम, अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल तानसेन, राजा मानसिंह, राजा टोडरमल फैजी तथा राजा बीरबल उसके दरबार के नवरत्न थे। अब साहित्य का विकास, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि मुगलों ने साहित्य में, संगीत में, स्थापत्य कला में अपना योगदान दिया था और साहित्य का भी विकास हुआ। मुगल शासक साहित्य प्रेमी थे। उन्होंने विद्वानों और साहित्यकारों को राजकीय संरक्षण दिया हुआ था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझ के बाबरी तुर्की भाषा में लिखी थी। मुगल काल में राजभाषा फारसी थी। जहांगीर ने फारसी भाषा में तुझ के जहांगीरी आत्मकथा लिखी थी। अब उस समय के फारसी रचनाकार विद्वान थे जैसे कि गुलबदन बेगम, दूसरा अबुल फजल, तीसरा मोहम्मद कामगार, चौथा बदायूनी और अब्दुल हमीद लाहौरी। ये जो थे उस समय के फारसी रचनाकार थे। अब इनकी प्रमुख रचनाएं, तो कुछ रचनाकार ने क्या क्या रचना की उसके बारे में समझते हैं। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी और बदायूं ने रजमनामा लिखा था। अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा को लिखा था। अब अकबर के समय में साहित्य का विकास। अब अकबर के समय में साहित्य का विकास हुआ था क्योंकि अकबर विद्वानों का आश्रयदाता था और उसके दरबार में हमने आपको बताया है कि कई नवरत्न भी थे। तो अकबर ने अर्थवेद, महाभारत, हरिवंश पुराण तथा रामायण का फारसी में अनुवाद कराया था। शाहजहां का पुत्र दारा शिकोह फारसी और संस्कृत का विद्वान था, यानी कि उसको 2 भाषाओं का पूर्ण ज्ञान था। उसके सहयोग से उपनिषद और भागवत गीता का फारसी में अनुवाद किया गया। अकबर के समय में हिंदी कविता का सर्वाधिक विकास हुआ। मलिक मोहम्मद जायसी, अब्दुल रहीम खान खाना, नंददास अकबर के समय के प्रमुख कवि थे। महाभारत का अनुवाद बदायूं ने रजमनामा नाम से किया था, यानी कि महाभारत का जो अनुवाद हुआ वो रजमनामा उसको कहा गया। इसी काल में स्थानीय कवि भी उभरे, जैसे सूरदास, तुलसीदास और मीराबाई। यातायात। मुगल काल में यातायात पर भी बहुत ध्यान दिया गया और यातायात के 2 साधन थे। पहला था सड़क मार्ग और दूसरा जल मार्ग। माल व सामान सड़क मार्ग से आता जाता था और इन मार्गों पर दोनों तरफ छायादार वृक्षों की कतार थी, जिससे कि यात्रीगण जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे तो उनको छाया मिलती थी। साथ ही साथ यात्रियों की सुविधा के लिए स्थान स्थान पर, यानी कि जगह जगह पर सराय या विश्राम गृह होते थे,
जिससे कि लोग जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे तो लंबी दूरी पर वो उन सरायों में ठहरते थे। व्यापार हेतु जल मार्ग का भी प्रयोग किया जाता था। व्यापार का सड़क मार्ग से भी होता था और जल मार्ग से भी होता था। तो उस समय के जल मार्ग कौन कौन से थे? जैसे कि कश्मीर, बंगाल, सिंध, वर्तमान उत्तर प्रदेश और पंजाब। मुगल कालीन औजार। अब ये जो चित्र आप देख रहे हो बच्चों, ये मुगल कालीन औजार हैं और सेनाएं जब युद्ध होता था उस समय इनका प्रयोग करती थी। तो पहला चित्र जो है ये सर के लिए है। उस समय जब सेना युद्ध के लिए जाती थी तो अपने सर के बचाव के लिए इस प्रकार के टोपी नुमा कवच को पहना करती थी। और दूसरा चित्र क्या है? दूसरा चित्र जो है वो बारूद रखने का एक बर्तन है। जब बारूद रखने के लिए ये लोग इस प्रकार के बर्तन को इस्तेमाल में लाते थे। अब मुगल कालीन प्रमुख घटनाएं। अब मुगल काल की जो क्या क्या घटनाएं कौन सी तिथि को हुई, इस पर जरा एक बार नजर डालते हैं। तिथियां हैं और उनकी घटनाएं हैं। तो पहली तिथि क्या है? 1526 ईस्वी। 1526 ईस्वी पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ और मुगल साम्राज्य की स्थापना। 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था और पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारे गए थे और बाबर ने एक नए वंश मुगल वंश की स्थापना भारत में कर दी थी। 1527 ईस्वी। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। 1530 ईस्वी। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु और हुमायूं का राज्यारोहण। यानी कि 1530 ईस्वी में बाबर की जब मृत्यु हो गई तो उनके बेटे हुमायूं मुगल सिंहासन पर बैठे थे। 1540 ईस्वी। 1540 ईस्वी में शेरशाह भारत का सुल्तान बना। 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी के नाम से भारत का सुल्तान बना था। 1556 ईस्वी। 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु, अकबर का राज्यारोहण और पानीपत का दूसरा युद्ध। अब 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो गई और हुमायूं के बाद अकबर मुगल सिंहासन पर बैठे। क्योंकि अकबर कौन थे? अकबर हुमायूं के पुत्र थे, इसलिए हुमायूं के बाद अकबर मुगल सिंहासन पर बैठे। पानीपत का दूसरा युद्ध और फिर अकबर का हेमू के साथ पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। महत्वपूर्ण तिथियां और घटनाएं। 1556 ईस्वी। 1556 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर की सेना और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। 1605 ईस्वी। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु और जहांगीर का राज्यारोहण। यानी कि 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हुई और उनके बाद उनका बेटा जहांगीर मुगल सिंहासन पर बैठे। 1628 ईस्वी। 1628 ईस्वी में शाहजहां का राज्यारोहण। तो क्या हुआ था? शाहजहां मुगल सिंहासन पर बैठे। 1658 ईस्वी में औरंगजेब मुगल सिंहासन पर बैठे और 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और 1739 ईस्वी में नादिर शाह का आगमन। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। एक नजर फिर से। अब एक बार फिर से इनको दोहरा लेते हैं बच्चों कि कौन कौन कैसे मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई और किसके बाद कौन मुगल सिंहासन पर बैठा और किसने कितने समय तक राज किया। बाबर ने भारत में लोदी वंश का अंत कर एक नए वंश मुगल वंश की स्थापना कर दी और बाबर ने 1526 ईस्वी से लेकर 1530 ईस्वी तक भारत पर राज किया।
बाबर के बाद हुमायूं मुगल सिंहासन पर बैठे। हुमायूं बाबर के पुत्र थे और उन्होंने 1530 ईस्वी से लेकर 1540 ईस्वी तथा 1555 ईस्वी से लेकर 1556 ईस्वी तक राज किया। हुमायूं के बाद अकबर मुगल सिंहासन पर बैठे और अकबर क्या थे? हुमायूं के पुत्र थे। तो उन्होंने 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक भारत पर राज किया। अकबर के बाद जहांगीर मुगल सिंहासन पर बैठे, जिन्होंने 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक भारत पर राज किया था। जहांगीर के बाद शाहजहां। शाहजहां कौन थे? शाहजहां जहांगीर के पुत्र थे और वो जहांगीर के बाद मुगल सिंहासन पर बैठे और उन्होंने 1628 ईस्वी से लेकर 1658 ईस्वी तक भारत पर राज किया। शाहजहां के बाद औरंगजेब मुगल सिंहासन पर बैठे। हाँ, और औरंगजेब कौन थे? औरंगजेब शाहजहां के पुत्र थे। इनका समय था 1658 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी। अब बच्चों गतिविधि का समय, और गतिविधि करने में तो आपको मेरे साथ बड़ा ही मजा आता है। तो इसमें कुछ प्रश्न हैं और उन प्रश्नों के नीचे विकल्प भी दिए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो पहला प्रश्न बच्चों, अकबर के प्रसिद्ध गायक कौन थे? कौन कौन से थे? अबुल फजल, बदायूनी या तानसेन? सबको मालूम है ये बात। हाँ, बिल्कुल सही समझे बच्चों। तानसेन जो थे अकबर के प्रसिद्ध गायक थे, अकबर के समय के प्रसिद्ध गायक थे। किस मुगल बादशाह के काल में चित्रकला का विकास हुआ? ये तो हमने आज ही जाना है। तो हमें पता है कि अकबर के समय में हुआ, शाहजहां के समय में या जहांगीर के समय में? बिल्कुल सही, हमने अभी भी जाना था कि जहांगीर के समय में मुगल काल की चित्रकला का विकास हुआ था। खानवा का युद्ध कब हुआ? खानवा का युद्ध 1530 में, 1527 में या 1526 में? सोचो सोचो बच्चों। बिल्कुल सही सोच लिया आपने। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ। अभी अभी तो हमने आपको बताया था। अकबर के कितने नवरत्न थे? 8, 9 या 10? बिल्कुल सही बोला। अकबर के 9 नवरत्न थे। तो बच्चों गतिविधि करने में भी बड़ा मजा आया आपके साथ। और बच्चों गतिविधि क्यों होती है? गतिविधि से हम क्या करते हैं, इस पाठ का जो हम एक बार से दोहरा लेते हैं कि हमें क्या क्या की चीज हमें समझ हो गई, यानी किस चीज को हमें समझ आ गया, यानी कि हमारा जो ज्ञान है वो पक्का हो जाता है गतिविधि के द्वारा। और मजा भी आता है क्योंकि विकल्प दिए होते हैं ना गतिविधि में, तो हमें थोड़ा सोचकर हम बता पाते हैं कि जी उत्तर क्या है, और हमारा जो ज्ञान है वो भी जो होता है मजबूत हो जाता है। आज हमने क्या क्या जाना, एक बार फिर से इसको दोहरा लेते हैं। हमने जाना अकबर तथा शाहजहां काल की ऐतिहासिक इमारतों के बारे में, साथ ही साथ हमने जाना मुगल कालीन चित्रकारी के बारे में, त्रिआयामी चित्रकारी को समझा, पुर्तगाली पादरियों की चित्रकारियों को जाना, जहांगीर के काल में चित्रकारी के विकास को जाना, संगीत और साहित्य का विकास समझा, अकबर के समय में साहित्य का विकास के बारे में जाना, यातायात के साधन के बारे में समझा और मुगल कालीन प्रमुख घटनाएं तथा महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में जाना। और साथ ही साथ हमने मुगल कालीन महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में भी समझा। अब बच्चों अभ्यास कार्य है, और अभ्यास कार्य में भी आपको करने में बहुत ही मजा आता है। इसमें सही जोड़े मिलाइए, यानी कि आपको जोड़े मिलाने हैं, सूची का को सूची खा से मिलाना है। तो पहला सूची का में लिखा है मुगल साम्राज्य की स्थापना। सबको मालूम है ना? आपको भी मालूम है ना? मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी। लाल किले के बारे में भी हमने आज जाना है। तो लाल किले कहां पर है? बिल्कुल सही अनुमान लगाया बच्चों, लाल किला दिल्ली में है। जामा मस्जिद कहां पर है?
सोचो सोचो, देखो, बिल्कुल सही, जामा मस्जिद दिल्ली में है। और मुल्ला दो प्याजा, कौन थे मुल्ला दो प्याजा? मुल्ला दो प्याजा अकबर के नवरत्न थे। औरंगजेब की मृत्यु, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई। और हुमायूं का राज्यारोहण कब हुआ? राज्यारोहण कब हुआ? 1530 में। तो बच्चों, ये था अभ्यास कार्य, और अभ्यास कार्य करने में भी आपको, मुझे लगता है, मजा आया होगा। आप इस अभ्यास कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में भी करेंगे। गृह कार्य, अब कुछ गृह कार्य है, और इस गृह कार्य को आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना होगा। अब इस गृह कार्य में बच्चों आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं, और इन प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। पहला प्रश्न, मुगल कालीन एक प्रसिद्ध गायक का नाम लिखिए। आपको पता है कौन है? बिल्कुल सही, तानसेन, जो थे मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक थे। अब दूसरा प्रश्न जो है वो दारा शिकोह द्वारा फारसी में अनुदित पुस्तकों का नाम बताइए। दारा शिकोह ने किन किन पुस्तकों को लिखा था, उसके नाम आपको बताने हैं। तो ये बच्चों गृह कार्य है, जिसको आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना होगा। अब बारी आई प्रोजेक्ट वर्क की, और प्रोजेक्ट का वर्क करने में भी आपको बहुत मजा आता है। प्रोजेक्ट कार्य से आप बड़े प्रसन्न भी होते हैं। तो एक ही प्रोजेक्ट कार्य है इसमें। आपको क्या करना है इस प्रोजेक्ट कार्य में कि आप किस मुगल बादशाह के शासनकाल में सबसे अधिक प्रभावित हुए, यानी कि किस मुगल बादशाह से आप सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, उसके विषय में चित्र सहित अपने शब्दों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। यानी कि आपको उनको अपने शब्दों में लिखना है, साथ ही साथ उस मुगल बादशाह का चित्र भी लगाना है, जिससे कि आप समझ सकें, जिससे हम फोटो से या चित्रों से पहचान लेते हैं कि हम किस मुगल बादशाह के बारे में बता रहे हैं। तो बच्चों, ये था आपका प्रोजेक्ट कार्य। अब कुछ कार्य, आपकी जो पुस्तक है, ये आपकी पुस्तक है, क्या नाम है? हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। इसमें से ही हम आपको इतिहास के पाठ पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमने शुरू में ही बताया कि आपको हम इतिहास का पाठ 14 पढ़ा रहे हैं, और उसका क्या नाम है? उसका नाम है मुगल कालीन समाज और संस्कृति। अब बच्चों, इसके पीछे भी कुछ आपके लिए अभ्यास कार्य हैं। इन अभ्यास कार्यों को भी आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना होगा। तो इसमें कुछ शब्दावली हैं, उनको भी आप लिखिए, साथ ही साथ कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, उनको भी करिए, और सही जोड़े जो हैं उनका भी आपको मिलान करना है। साथ में प्रोजेक्ट कार्य भी दिया है, इसको भी आपको करना होगा। तो बच्चों, आशा करती हूं कि आपको यह पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए और आगे पढ़ते रहिए। चलिए बच्चों, अब अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे और कुछ नया लाएंगे, कुछ ज्ञान की बातें लाएंगे आपके लिए। तब तक के लिए बच्चों, धन्यवाद।